Hello students, welcome back to our channel Humanities with Shagun. Yesterday we have started chapter crisis of democratic order and we have studied the topic of this chapter. First topic, the main events during the 1970s era. कौन कौन सी प्रॉब्लम थी 1970s के टाइम में उनको हमने देखा था एंड टू नवनिर्माण मूवमेंट्स बेसिकली. फर्स्ट वन इज इन गुजरात एंड द सेकेंड वन इज इन बिहार. देन हमने रेलवे स्ट्राइक के बारे में पढ़ा था कि क्या इवेंट्स थे. क्राइसिस अगर डेमोक्रेटिक ऑर्डर में आ रही है तो उसके पहले की सिचुएशन क्या चल रही थी. आज हमें क्या देखना है यहाँ पे बेसिकली कि व्हाट वर द मेन इश्यूज बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट दैट वाज इन 1970s. कि 1970s में ये तो हमने देख लिया कि नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं प्लस गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में ही आपस में क्या प्रॉब्लम्स हैं. क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑर्डर में क्राइसिस आने के लिए बहुत सारे इवेंट्स का होना जरूरी है. मीन्स डेमोक्रेसी आपकी कोलैप्स कर रही है. कोलैप्स कर रही है इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेंट हो रहे होंगे. तो कल हमने 3 मेजर इवेंट्स देखे थे जिसमें एक पब्लिक सेक्टर का था, 2 स्टेट्स के थे हमारे. देन अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है देन प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसको देखिए जाके, देन आपको ये बेटर समझ में आएगा. आज हमें क्या देखना है बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट इन द 1970s. कौन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इनके बीच में, इसे हमें समझना है. सो बेसिकली अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू बेसिकली ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ओवर द 3 इशूज. 3 इशूज पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. और ये कौन कौन से 3 इशूज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन पार्लियामेंट चेंज द फंडामेंटल राइट्स. क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है. सो फर्स्ट वन इशू, कैन पार्लियामेंट चेंज द फंडामेंटल राइट्स. सेकेंड हमारा क्या इशू होता है, कैन पार्लियामेंट अबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी. यहां पे हमें देखने को क्या मिलता है दैट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 basically the fundamental rights lies in our constitution. so यहाँ पे right to property basically lies in article 31 जो 31 में उस टाइम पे आता था. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि can parliament abolish the right to property. क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर सकती है. देन उसके बाद में तीसरा क्या आता है हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कैन पार्लियामेंट अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स फॉर अप्लाइंग द डीपीएसपी. क्या पार्लियामेंट डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है या उनको कहीं ना कहीं एक तरह से डिमोलिश कर सकती है या उनको कहीं ना कहीं एक तरह से कह लो डिक्रीज कर सकती है उनकी पावर को या नहीं कर सकती. सो these were basically the 3 major area of conflict or 3 major issues in which judiciary and पार्लियामेंट बेसिकली गेट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. सो बेसिकली ये तीनों इश्यूज हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे. पहला जो आता है कैन पार्लियामेंट चेंज द फंडामेंटल राइट्स. जब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रपोजल आता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है या नहीं, तो ये मैटर जाता है जुडिशरी में. एंड जुडिशरी वर्डिक्ट क्या देती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज और अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. तो पहला यहाँ पे जो इशू निकल के आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे कई सारे केसेस आते हैं. उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, वहां पे बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आप मुझे उस केस का नाम बताओगे. देन वर्डिक्ट आता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल राइट्स. पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकती है. सो अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है द अपर हैंड ऑफ द जुडिशरी देखने को मिलता है. फिर आगे हम क्या देखते हैं कैन पार्लियामेंट अबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी. क्या यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जो कि आर्टिकल 31 में है, इसको क्या कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट हटा सकती है या नहीं हटा सकती. बिकॉज इट वाज अ फंडामेंटल राइट बिफोर 1978. ये 1978 के पहले क्या है, एक फंडामेंटल राइट है. एंड वी नो दैट इफ any authority or institution tries to violate the fundamental rights, then the person or any individual has the right to directly file an appeal in the Supreme Court, because Supreme Court is the guarantor and protector of the fundamental rights. तो यहाँ पे ये 1978 के पहले फंडामेंटल राइट है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड्स को एक्वायर कर रही है, प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है. और ये लैंड्स और प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कहीं ना कहीं अब वो लोगों की क्या है, जमींदारी सिस्टम से चला आ रहा है पूरा मामला. तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर वो लैंड एक्वायर करने जा रही है, सो पीपल आर बेसिकली सेइंग दैट दिस इज अवर प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर फंडामेंटल राइट, सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू आवर लैंड. सो दे बेसिकली वर फाइलिंग द कंप्लेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है यहाँ पे. फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे हमें देखने को मिलता है सो 1978 के पहले ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट की तरह है. बट आफ्टर 1978 क्या होता है, कहीं ना कहीं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारा. एंड 1978 में बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी मेड द लीगल राइट, और इसको लीगल राइट बना दिया जाता है. मीन्स अगर ये वॉयलेट होता है देन यू कैन नॉट डायरेक्टली अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइल अ कंप्लेन और FIR, देन यू कैन गो टू द लोअर कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट. इस तरह से चलेगा मामला.
ठीक है। तो मीन्स इसको फंडामेंटल राइट से हटा के किस में डाला जाता है, आर्टिकल 300 में डाल के इसको लीगल राइट बना दिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या निकल के आता है, दैट पार्लियामेंट कैन चेंज बेसिकली द राइट टू प्रॉपर्टी। पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती है बिकॉज यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट बन चुका है। तो एक जगह हमने क्या देखा, द अपर हैंड ऑफ द जुडिशरी, ऑन द सेकेंड इशू वी हैव सीन द अपर हैंड ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे जो यहाँ हमें देखने को मिलता है, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा देते हैं। सो ड्यू टू दिस इंदिरा गांधी बेसिकली रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी। इंदिरा गांधी जैसे ये होता है कि लीगल राइट बन गया, सो इंदिरा गांधी रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी, इन्होंने हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को एंड मेंशन दैट आर्टिकल 368 गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर टू द गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा जब हम इसे हटा सकते हैं तो बाकी चीजों को भी हम हटा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 378 विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, वो इसका यूज करती हैं और वो क्या कहती हैं कि ठीक है हम अदर पार्ट्स को भी चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आता है, देन सुप्रीम कोर्ट सेट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ठीक है यहाँ पे आप जीत गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पार्ट्स को बदल दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करने लगेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही हैं, यहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं सारी। और यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इनसे कहेगा, तो यहाँ पे जब ये प्रॉपर्टी लेने जाएंगी तो एक एडनीर मठ होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं कर्नाटका में। वहाँ पे होता क्या है कि उसके जो मेन अथॉरिटी होते हैं केशवानंद भारती जी, वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो लैंड होगी एक्वायर करेगी गवर्नमेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे जाके कि मेरा लैंड कैसे लिया जा रहा है मुझसे। तो इसी के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देगा जिसको क्या बोला जाएगा, द केशवानंद भारती केस इन 1973 आएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड और चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो कोई भी पार्ट को चेंज कर सकता है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, वेदर इट बी फंडामेंटल राइट्स, वेदर इट बी एनीथिंग। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोली, दैट इज द इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को बताया ही नहीं गया कंप्लीटली कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है। इट मीन्स ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स विच आर बेसिकली important for प्रॉपर डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे किस में डाल दिए गए, वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गए। जस्ट लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड ऑल्सो हमारा कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गए। और यहाँ पे केस में क्या बोला गया है, दिस केस बेसिकली केम इन द ईयर 1973। और इस केस में यही बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप बदल नहीं सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते इट मीन्स कि आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते। अगेन वहीं से वर्डिक्ट आता है, बट इसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सब चीज़ों को भी प्रोटेक्ट कर दिया गया कि आप इनको चेंज नहीं करोगे। जैसे राइट टू वोट हो गया, आप उसको नहीं बदल सकते हो बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द, इट इज़ अ वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। देन हमारा थर्ड इशू क्या आता है, थर्ड इशू में बोला गया था, कैन पार्लियामेंट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स फॉर अप्लाइंग डीपीएसपी। चलो बदल नहीं सकते हैं हम, क्या अब्रिज कर सकते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है उसकी पावर को कम कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या वर्डिक्ट आता है, नो, that you cannot even change the fundamental rights, you cannot even abridge the fundamental rights for applying the DPSP। इंदिरा गांधी यहाँ पे कहती कि मुझे सारे सेक्शंस का वेलफेयर करना है, हम गरीबी हटाओ का स्लोगन लेके आए हैं, तो उस वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि हम DPSP को अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। Do let me know in the comment section that in which part of the constitution are directive principles lies and from which article to which article। Okay, तो यहाँ पे वापस से यही बोला जाता है कि ये चेंज नहीं किया जा सकता है, आप इसको बदल नहीं सकते हो, आप अब्रिज भी नहीं कर सकते DPSP को अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद आगे हमको क्या देखना है कि कहीं ना कहीं ये तीनों इश्यूज निकल के आते हैं। इन तीनों इश्यूज के बाद में यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि तीन मेजर जो इश्यूज थे वो हमने समझ लिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और मेजर इशू था जो कि 3 मेजर में कंसीडर नहीं किया जाता है, बट कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट तो था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम चौथे वाले को समझते हैं, क्या था यहाँ पे, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट 1970s में, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही था एक तरह से। यहाँ पे INCR, हमें पता है INCR क्या था, बेसिकली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो INCR जो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और उनके फॉलोअर्स की
एक तरह से एक अलग पार्टी इन्होंने बना ली होती जो रियल कांग्रेस की तरह निकल के आई होती है आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1971। तो ये क्या चाहते हैं, दे वांट द कमिटेड जुडिशरी, इनको एक कमिटेड जुडिशरी चाहिए थी। कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या था, हु फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है, हमने देखा है दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड बेसिकली ऑल 3 ऑर्गन्स मेंटेन चेक्स एंड बैलेंस ऑन ईच अदर। तीनों का काम है कि एक दूसरे पे चेक्स और बैलेंस को मेंटेन करके रखें। लेकिन अगर एक ऑर्गन दूसरे को चाहेगा कि वो उसके आगे सरेंडर कर जाए या कमिटमेंट करने लगे, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो हमारी जाने वाली है, डेमोक्रेसी में क्राइसिस आने वाला है। सो ये एक क्राइसिस की तरह हमें यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह देखने को मिलता है दैट बेसिकली हियर द पार्लियामेंट और हियर द गवर्नमेंट वांट्स, the organ of the executive basically wants that judiciary should be committed or followed the order given by the government। अगर judiciary ही order मानने लगेगी then who is going to safeguard our constitution और democracy itself, कौन sustain करेगा उसको। फिर यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इन्हें चाहिए कि ऐसी जुडिशरी आ जाए जो इनके ऑर्डर्स माने। सो इन 1973 CJI हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 1973 में होता क्या है, एक इंसिडेंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे CJI हैं वो हेड होते हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। तो उनकी जो सीट होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीट गॉट दी वैकेंट। तो यहाँ पे सीट कहीं ना कहीं वैकेंट हो जाएगी। तो अगर वैकेंसी है तो यहाँ पे हमें पता है कि फिर से किसी ना किसी को न्यू को हमें लाना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सो CJI बेसिकली गेट अपॉइंटेड। CJI को अपॉइंट कौन करता है, गेट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। CJI आएंगे कैसे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल आने वाला है यहाँ पे, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट क्या रोल प्ले करेंगे, अब प्रेसिडेंट है कौन यहाँ पे, हमने देखा है कि 1969 के इलेक्शंस में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं VV गिरी वाला केस हमें देखने को मिला था। एक तरफ VV गिरी थे, एक तरफ संजीवा रेड्डी थे, एक तरफ कांग्रेस ओ थी, एक तरफ कांग्रेस आर थी। आप लोग मुझे बताओगे कि कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं ऑफिशियल कैंडिडेट था वो कौन था, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन किसने लड़ा था, जिसे इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा CJI को, प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट है VV गिरी। VV गिरी को प्रेसिडेंट बनाया किसने है, इंदिरा गांधी ने बनाया है। और अब VV गिरी किसको बनाने जा रहे हैं, CJI को बनाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपॉइंट करने जा रहे हैं, और एडवाइस भी कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने बोलेंगे कि ऐसा है, अब तुम्हारा जो है कर्जा चुकाने का टाइम आ चुका है, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम मुझे हेल्प करोगे कि मेरे को एक कमिटेड जुडिशरी चाहिए। सो मेरे हिसाब से क्या होगा, CJI का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज कर रही हैं, वो डेमोक्रेसी को लेके जा रही हैं, एक तरह से आप कह लो कि पावर को सेंट्रलाइज कर रही हैं अपने हाथों में। तो यहाँ पे ही हमें देखने को मिल जाती है ये चीज। अब VV गिरी कहेंगे ओके दीदी आपने मेरी हेल्प करी थी, ठीक है मैं बदला चुकाता हूँ आपका। सो यहाँ पे होता क्या है, ड्यूरिंग 1973 नाउ ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI प्रिंसिपल, हमें पता है कि जब भी CJI को अपॉइंट किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी ऑलवेज फॉलोज, की जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को क्या बनाया जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो नया CJI है उसको बनाया जाएगा, एज के बेसिस पे चलता है। बट इन 1973 दिस प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी गॉट वायलेटेड, ये वायलेट किया जाएगा। यहाँ पे कैसे वायलेट होगा, बेसिकली इन 1973 ऑन द एडवाइस ऑफ द इंदिरा गांधी VV गिरी अपॉइंटेड AN रे एज द CJI। यहाँ पे VV गिरी क्या करेंगे, इंदिरा गांधी एडवाइस देंगे बिकॉज शी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और यहाँ पे होगा क्या कि ये जब कहीं ना कहीं CJI बनेंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी के एडवाइस पे VV गिरी AN रे को यहाँ पे CJI बनाने वाले हैं। AN रे CJI बन जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट ही बिकेम CJI आफ्टर सुपरसीडिंग द 3 सीनियर जजेस। यहाँ पे 3 जजेस और थे जो एज में इनसे ज्यादा थे। हमें पता है सीनियोरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना है, बट सीनियर को हटा के यहाँ पे 3 सीनियर लोगों को हटा के जो उनसे 4th लेवल पे जो जूनियर था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ने क्या अपॉइंट कर दिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया। क्यों अपॉइंट किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इन्हें ये करने को कहा। और क्यों कहा, इन पॉलिटिक्स एज आई से देयर आर ओनली इंटरेस्ट, नो फ्रेंड्स नो एनिमीज। तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं किसके साथ में,
हमें देखने को मिलता है एएन रे के साथ में। एएन रे क्या करते, जो भी इंदिरा गांधी कहती उस बात को फॉलो करना है। बेसिकली इंदिरा गांधी को क्या मिलेगी, कमिटेड जुडिशरी मिल जाएगी अगर एएन रे यहाँ पे क्या बनते हैं, सीजेआई बन जाते हैं। जुडिशरी इनके किसी डिसीजन को कहीं ना कहीं सुपरसीड करने वाली नहीं है, जुडिशरी इनको कभी भी चेक और बैलेंस करने वाली नहीं है। तो इनको यही चाहिए था इंदिरा गांधी को कि मुझे मेरी पावर एक्सरसाइज करने से कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई शी वांटेड एएन रे एज सीजेआई। और वीवी गिरी जो पहले ही इनकी दया रहमो करम पे बने हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। तो उन्होंने बेसिकली इनकी बात मानी, बोले ठीक है एएन रे को हम बना देते हैं। सो एएन रे बेसिकली बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नाउ इंदिरा गांधी गेट अ कमिटेड जुडिशरी जो कहीं ना कहीं उनको क्या करेगी, फेवर करेगी यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कहीं ना कहीं यहाँ 1971 के इलेक्शंस होते हैं, हमें पता है कि उसमें कांग्रेस हो और कांग्रेस आर होती है, ग्रैंड अलायंस भी होती है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो कहीं ना कहीं रियल वाली कांग्रेस है, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, वो इलेक्शंस को जीतती है मेजोरिटी के साथ, 352 सीट्स इनको मिलती है। बट इनके जो इलेक्शंस यहाँ पे लड़े गए थे वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है इंदिरा गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहीं ना कहीं 1971 के पीरियड में प्रॉब्लम क्या अराइज होती है यहाँ पे, दैट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग 1971 इलेक्शन, रायबरेली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां से इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा होता है, वहां से एक तरफ तो इंदिरा गांधी होती है, दूसरी तरफ कौन होते हैं, राजनारायण होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, इनके बीच में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेके होगा उसको हमको यहाँ पे समझना है। तो इंदिरा गांधी क्या है, यहाँ पे इलेक्शन होता है, इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतती है, और राजनारायण जो है इनके अपोजिशन में जो लड़ रहे थे इलेक्शन, वो रायबरेली से इलेक्शन हार जाते हैं। जब ये रायबरेली से इलेक्शन हारेंगे तो अब कहीं ना कहीं इनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो भी चीजें हैं, तो ये क्या कहेंगे यहाँ पे जाके, आफ्टर हिज डिफीट ही मूव टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये क्या करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद में ही फाइल्ड अ पिटीशन, वहां पे ये एक पिटीशन फाइल करेंगे। हाँ, इस इलेक्शन में क्योंकि इंदिरा गांधी जीत गई है, सो शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्हीं इलेक्शंस के बाद में वो क्या बन चुकी है, इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। साइड बाय साइड ये हारने के बाद कहां गए हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप की ओथ ले ली है। नाउ शी इज एक्टिंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड राजनारायण ही बेसिकली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर फाइलिंग द पिटीशन अगेंस्ट इंदिरा गांधी। एक्विजिशन क्या लगाया, एक्विजिंग दैट इंदिरा गांधी मूव दी यूज दी गवर्नमेंट मशीनरी। इंदिरा गांधी ने क्या किया है, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। ये क्या कहते हैं यहाँ पे जाके कि इन्होंने जो गवर्नमेंट, क्योंकि इनके पास में थी पावर, तो इन्होंने गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स, गवर्नमेंट की व्हीकल्स जो भी यूज की जाती हैं लोगों के लिए, सर्विस के लिए, इन्होंने अपने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया, अपनी पावर का यूज किया। ये एक्यूजेशन इन पे लगता है, और कहीं ना कहीं ये एक्यूजेशन सही भी होता है। तो आगे जाके क्या होता है, बेसिकली ऑन 12 जून इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 12 जून को, नाम क्या होता है इनका, नाम होता है जगमोहन लाल सिन्हा। तो जगमोहन लाल सिन्हा क्या करते हैं, डिक्लेयर द इलेक्शंस इनवैलिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है 12 जून का। आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये इलेक्शंस को जगमोहन लाल क्या कहेंगे, इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। और ये किस टाइम की बात है, ये सब हमारा हो रहा है 1975 के टाइम पीरियड में। सो यहाँ पे इलेक्शंस इनवैलिड हो चुके हैं। जब इलेक्शंस इनवैलिड हैं तो हमें पता है वापस से री इलेक्शन होगा यहाँ पे, और इलेक्शंस के इनवैलिड होते ही इट मीन्स इंदिरा गांधी इज नाउ नो मोर बिकेम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो एमपी नहीं है यहाँ से, और अगर वो एमपी नहीं है तो हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको एमपी होना जरूरी है, आप राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। तो अब जब ये एमपी ही नहीं है, इट मींस कि यहाँ पे विद इन इनको कहीं ना कहीं 1 मंथ के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, और अदरवाइज ये नहीं कर पाती तो इन्हें कहीं ना कहीं रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। तो आगे हमें इसमें देखना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे होता क्या। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया होता है, किसके अगेंस्ट में आता है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आता है कि हाँ वो इलेक्शंस जो आपने लड़े हैं रायबरेली से, किस कैंडिडेट के अगेंस्ट में लड़े थे, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जगमोहन लाल जो यहाँ पे जज होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो क्या कहते हैं कि ये इलेक्शन ही इनवैलिड हैं। इट मींस कि विद इन 6 मंथ्स अब वापस से इन्हें क्या करना पड़ेगा, री इलेक्ट होना पड़ेगा। किसको, इंदिरा गांधी को, टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहने के लिए इनको वापस से री इलेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही रायबरेली के जो इलेक्शन है वो इनवैलिड डिक्लेयर होते हैं, वैसे ही ये एमपी भी नहीं रहती हैं। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है, अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द
इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में इंदिरा गांधी बेसिकली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पे जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी जाके। हमें पता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप हायर कोर्ट में जा सकते हो, तो बोलेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनके फेवर में डिसीजन देगा। सो बट यहाँ पे ये क्या करेंगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी, बट द सुप्रीम कोर्ट अगेन अपहेल्ड द एडवाइस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो डिसीजन दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी को यहाँ पे अपहेल्ड कर देगा, मीन्स उसी को यहाँ पे सपोर्ट कर देगा। और सपोर्ट करने की वजह से ये क्या होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे इंदिरा गांधी को अगेन 6 मंथ्स के अंदर अपने को एमपी बनाना होगा अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर रहना है तो, अदरवाइज उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं पूरा गेम प्ले चल रहा है, पूरा पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वापस से वही डिसीजन अपहेल्ड कर दिया गया है, बट एंड आस्क इंदिरा गांधी टू बिकम द एमपी विद इन 6 मंथ्स टू रूल एज प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इफ यू वांट टू रूल एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की तरह रूल करना चाहती हो, सो विद इन 6 मंथ्स आप री इलेक्ट होके आओ, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लीव फ्रॉम द पार्लियामेंट, आपको जाना पड़ेगा, आपको रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इन पे प्रेशर बिल्डअप होता चला जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया होता है, जो वर्डिक्ट आया होता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर पार्शियल स्टे लगा देता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। पार्शियल स्टे लगा दिया और इन्होंने बोला कि वही डिसीजन हम अपहेल कर रहे हैं और अगर आप नहीं बन के आती हो री इलेक्ट होके तो आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। आप खुद सोच के देखो, एक इंसान जो प्राइम मिनिस्टर बन गया है वो अब यहाँ पे वो भी मेजॉरिटी के साथ में सीटें लाके अब उसी को क्या करना पड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट जस्ट अ लिटिल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। आगे क्या होता है, मीनवाइल एक और चीज हो रही होती है साथ साथ। हमें पता है कि नवनिर्माण मूवमेंट बिहार में भी हुआ था और लीड कौन कर रहा था, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे हैं। सो जेपी इस टाइम पे क्या करेंगे, ये सारा चीजें यहाँ चल रही हैं। सो जेपी बेसिकली गेव द स्लोगन सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब आप एक काम करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस हैं, आपको कमिटेड जुडिशरी चाहिए, आप हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहती, मीन्स द गवर्नमेंट हियर इज क्लियरली मिस यूजिंग इट्स पावर। तो गवर्नमेंट क्योंकि पावर का मिस यूज कर रही है, प्राइस राइज हो रहे कमोडिटीज के, तो यहाँ पे इनको हटाना पड़ेगा पावर से, कोई और आए यहाँ पे, सरकार बदले, जो भी हो। तो इसके लिए जेपी पहले से स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेपी को एक और ये मुद्दा पूरा मिल जाता है। तो जेपी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि आप हटिए और डेमोक्रेसी के हिसाब से सरकार चलेगी, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को वायलेट कर रही हैं। ये इससे क्या होगा, इधर जेपी का मूवमेंट, उधर कहीं ना कहीं हमारा ये जो वर्डिक्ट आ रखा है और उनको 6 महीने पे उनको वापस से री इलेक्ट होना है, तो ये प्रेशर को और इंटेंसिफाई करने का काम करेंगे। तो आगे क्या होता है, ये यहीं पे नहीं रुकते स्लोगन देके, ये क्या करते हैं, बेसिकली ही डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी आपको रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब तो आप एमपी भी नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं, ऑन 25 जून 1975 जेपी बेसिकली रीच्ड रामलीला मैदान इन दिल्ली। जेपी नारायण क्या करते हैं, 25 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 25 जून 1975 को ये रामलीला मैदान पहुंच जाते हैं दिल्ली में, क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, टू स्टार्ट हिज प्रोटेस्ट। और यहाँ पे होता है क्या, विच फर्दर इंटेंसिफाइड, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, इधर वर्डिक्ट आया हुआ है, उधर इंसान टेंशन में बैठा है, तो होता क्या है, विच फर्दर इंटेंसिफाइज द प्रेशर ऑन इंदिरा गांधी, जो और ज्यादा प्रेशर को इंदिरा गांधी पे बढ़ाता है। यहाँ पे सत्ता हाथ से जाने वाली है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हमें देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे क्रूशियल पॉइंट, जो कि 1975 में होगा ऑन द डेट 25 जून। इंदिरा गांधी पे इतना प्रेशर है, इंदिरा गांधी क्या करती है, शी बेसिकली कॉल्ड दी प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, रात में ही वो क्या करती हैं, प्रेसिडेंट को बुलाती हैं। प्रेसिडेंट होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और फखरुद्दीन को बुलाया जाता है कि भाई आइए, हमें कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है कंट्री से रिलेटेड। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ डिसीजन करेंगे और उसके बाद में एक मेजर इवेंट होने वाला है हमारी पॉलिटिक्स में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।